हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है न्याय की परिभाषा दें तथा न्याय संबंधी अवधारणा के विकास का वर्णन करें। विभिन्न विद्वानों ने न्याय की अपने अपने ढंग से परिभाषा की है। परंपरागत विचारधारा के प्रतिनिधि सेफलस के मतानुसार सदा सच बोलना तथा कर्ज की अदायगी ही न्याय है। सोफिस्टों ने जिसकी लाठी उसकी भैंस में ही न्याय समझा था। थैमीमेकस के कथनानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में उपयुक्त परिभाषाओं का खंडन किया है। प्लेटो के अनुसार अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को करने तथा दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करने को ही न्याय कहा जा सकता है। प्लेटो ने न्याय की परिभाषा सामाजिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों से की है। प्लेटो के मतानुसार न्याय व्यक्तित्व के मूल में है। व्यक्ति और राज्य दोनों में एक आंतरिक चेतना है। राज्य के सभी अंगों का आंतरिक चेतना के निर्देशन में काम करना और सामंजस्य एवं एकत्व की भावना को बनाए रखना ही न्याय है। प्लेटो के मतानुसार न्याय में आनंद है क्योंकि उसके द्वारा उत्तम जीवन का निर्माण होता है। प्लेटो के बाद से आज तक विभिन्न विद्वानों ने न्याय की विभिन्न परिभाषाएं की है। इन परिभाषाओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनमें मूल रूप से एकता पाई जाती है। राज्य एवं व्यक्ति तथा व्यक्तियों के बीच आपसी आदर्श संबंध को ही न्याय कहा जाता है। न्याय का महत्व समाज तथा राज्य दोनों के अंतर्गत है। राज्य की स्थापना न्याय प्रशासन के लिए ही की थी। न्याय कानून तथा नैतिकता से भिन्न है। समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व के समन्वय में न्याय निहित है। समाज या राज्य के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाना न्याय की मांग है। न्याय राज्य या सरकार का सर्वोपरि तथा मूल उद्देश्य है। न्याय संबंधी अवधारणा के विकास। न्याय की अवधारणा का इतिहास अधिक प्राचीन है। इसका प्रारंभ आदिम मनुष्य के विचारों से होता है। आदिम युग में न्याय का संबंध अंधविश्वास व धर्म के साथ जोड़ा जाता था। न्याय को रहस्यपूर्ण प्राकृतिक शक्ति की देन माना जाता था। यह विश्वास प्रचलित था कि वह शक्ति समय समय पर मनुष्य की परीक्षा लेती है और मनुष्य से विभिन्न प्रकार के त्याग की मांग करती है। इस आज्ञा शक्ति के कर्म ही न्याय थे। प्राचीन काल में न्याय को सामान्य गुण के रूप में देखा जाता था। सदाचार, सुनीति, प्रेम, दान, पुण्य आदि उच्च मानवीय गुणों को न्याय का ही रूप माना जाता था। न्यायपूर्ण बनने के लिए नैतिक या कानूनी आदेशों को सिर्फ बाध्यकारी आदेश होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनका आधार लोकप्रिय सहमति और पारस्परिक समझौता भी होना चाहिए। न्याय समूह या व्यक्ति को सामाजिक कल्याण का दायित्व समझता है। निष्पक्षता, समानता, परस्पर प्रेम भाव न्याय के आवश्यक तत्व है। न्याय सभी प्रकार के शोषणों, अत्याचारों और निर्दयताओं का सक्रिय विरोध है। भारतीय विचारकों ने भी धर्म के अंतर्गत ही न्याय की व्याख्या की है। मनु ने धर्म के अंतर्गत मनुष्य की वृत्ति और सामाजिक दायित्व के अनुरूप न्याय का वर्णन किया है। प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग का पृथक पृथक धर्म है, जिसका पालन करना ही न्याय है। महामानव द्वारा लिखित धार्मिक पुस्तकें न्याय के निर्धारण का आधार थी। सामाजिक क्षेत्र में इसे परोपकार माना गया। न्याय का आधार विवेक, शक्ति और दया तीनों थे। न्याय का विचार और रूप तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप था। राजनीतिक विचारों के इतिहास में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ किया जा सकता है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक ही है। न्याय से संबंधित उसमें न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज की है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग नैतिक अर्थ में किया है। न्याय लौकिक धर्म का पर्यायवाची है। उसका कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय के दो रूप हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राय से संबंधित न्याय। मानवीय आत्मा में तीन तत्व मौजूद है, इंद्रियां, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। इन तीनों तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्य सौंपे गए कार्य को करना ही न्याय है।
बार्कर ने प्लेटो के न्याय की व्याख्या इन शब्दों में की है। न्याय का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। अरस्तु ने न्याय की धारणा को प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है। उसका कहना है कि न्याय में कुछ हद तक समानता निहित रहती है। यह समानता दो प्रकार की हो सकती है, पहली समानांतर तथा दूसरी आनुपातिक। पहली प्रकार की समानता सुधारक न्याय न्याय को जन्म देती है और दूसरी प्रकार की समानता वितरणात्मक का न्याय को जन्म देती है। सुधारक न्याय का तात्पर्य है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। न्याय का यह रूप न्याय को प्रशासित करने में सहायक होता है और यह न्यायाधीश का कार्य है। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत यह है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुरूप हो। उसी के शब्दों में वितरण संबंधी न्याय कानून के निर्धारण का आधार है और प्रत्येक व्यक्ति को वह सब प्रदान करने में सहायता देता है जो वह प्राप्त करने की योग्यता रखता है। मध्य युग में न्याय को गुण और तत्व दोनों रूपों में देखा जाता है। स्टोइक दर्शन में न्याय को समान विश्वव्यापी कानून के रूप में स्वीकार किया गया। न्याय का अभिप्राय था कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। बाद में इस दर्शन को आधार बनाकर कानून शास्त्रियों ने न्याय के सिद्धांत की व्याख्या की और इसे वर्तमान कानून के साथ जोड़ दिया। 13वीं सदी में संत थॉमस एक्विनास पहला विचारक था जिसने समान गुण के रूप में न्याय और तात्विक न्याय के विचारों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया। उसकी न्याय संबंधी विचारधारा मुख्यतः क्रिश्चियन विचारों पर आधारित थी, लेकिन साथ ही उसने अरस्तु के विनिमय व वितरण संबंधी न्याय तथा स्टोइक प्राकृतिक कानून के विचारों से भी प्रभावित हुआ। एक और वह देवी और धार्मिक सत्ता को मानता था तो दूसरी और मनुष्य के व्यवहार को नियमित करने के लिए प्राकृतिक कानून और प्रचलित आदर्शों को भी महत्व देता था। इस प्रकार एक्विनस पहला विचारक था जिसने आध्यात्मिक न्याय और मानवीय न्याय में अंतर स्थापित करने का प्रयास किया। उसने कानून और न्याय को परस्पर संबंधी मानते हुए न्याय की विवेचना की। वह रोमन विधि शास्त्रियों के मत का अनुकरण करते हुए कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है। उसके अनुरूप सच्चा कानून को विवेक सम्मत होना होगा। दूसरा विचारक अगस्टाइन न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता है। उसका कहना है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र रह जाते हैं। उसके अनुरूप न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अंतिम रूप में न्याय से उसका आशय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन से है। मध्यकाल के अंतिम वर्षों में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट होने लगा। रूढ़ियों पर प्रहार किया गया और लोगों को मानसिक दासता से मुक्त करने का प्रयास शुरू हुआ। ईश्वर, पोप, स्वर्ग व नरक की ओर से मनुष्य, मानवता और इस जगत की सुंदरता और समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया। फलस्वरूप मानववाद का प्रसार व स्वतंत्रता और समानता के विषय में चिंतन होने लगा। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को मनुष्य का न्यायमुक्त अधिकार माना जाने लगा। इस प्रकार न्याय की भावना का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक कानून के समर्थकों ने न्याय को विवेक से संबंधित माना। हॉब्स, प्यूफनडॉर्फ, लॉक, रूसो तथा कांट ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। हॉब्स और प्यूफनडॉर्फ ने राजसत्ता की इच्छा को न्याय का आधार माना, जबकि लॉक, रूसो और कांट ने न्याय को स्वतंत्रता और समानता का सम्मिश्रण माना। रूसो के विचार में संपूर्ण समाज के व्यक्तियों की स्वतंत्रता व समानता को सुरक्षित रखने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वे ही न्याय है। कांट न्याय को नैतिकता से पृथक बताता है। उसने बताया कि नैतिकता आंतरिक कार्यों से संबंधित है जबकि न्याय बाह्य कार्यों से। उसके अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति की बाह्य स्वतंत्रता है जो बाकी व्यक्तियों की स्वतंत्रता द्वारा सीमित है। हॉब्स ने समान कांट का कहना है कि बाह्य स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सत्ता की आवश्यकता है, इसलिए न्याय सत्ता द्वारा निश्चित किया जाता है।
इन विचारकों के अतिरिक्त कुछ विचारक न्याय पर सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। ग्रेशियस और लिबनिज का कहना था कि न्याय व्यक्तिगत व सामूहिक हितों के बीच सामंजस्य को कहते हैं, अतः न्याय का प्रश्न केवल समाज में ही पैदा होता है। ग्रेशियस, लिबनिज और वॉल्फ ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय की धारणा पर भी विचार किया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उपयोगितावाद का प्रादुर्भाव हुआ। बेंथम जेम्स मिल ने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया। बेंथम ने न्याय के प्रक्रियात्मक पक्ष पर जोर दिया। उसने उस युग की अदालतों और उसके कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना की। वह न्यायाधीशों पर अंकुश लगाना चाहता था, इसलिए उसने जूरी के माध्यम से मुकदमों का निर्णय किए जाने की बात की। वह अपराधियों का सुधार चाहता था। उसने जेल सुधार की योजना दी। जॉन स्टुअर्ट मिल भी न्याय का उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उसके शब्दों में न्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सुविधा प्राप्त सामाजिक उपयोगिता है। विचार और भाषण के अभिव्यक्ति, धर्म पालन की स्वतंत्रता तथा कार्यों की स्वतंत्रता को वह न्याय की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व देता था। उसने साम्राज्यवाद को एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था माना है। न्याय के उपयोगितावादी सिद्धांत के दोष के बारे में लिखते हुए डी रफेल कहता है कि यदि उपयोगिता को न्याय का मापदंड माना जाए तो एक बूढ़े अवकाश प्राप्त व्यक्ति अथवा अंगहीन भूतपूर्व सैनिक के प्रति समाज का कोई दायित्व नहीं रहेगा या न्यायपूर्ण नहीं दिख पड़ता। 19वीं और 20वीं शताब्दी में न्याय की अवधारणा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। समाजवादी विचारकों ने न्याय की परंपरागत धारणा की आलोचना की और न्याय के लिए स्थापित अदालतों और कानूनों को ढकोसला बतलाया। उन्होंने तात्विक न्याय की मांग की। उन्होंने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को अन्याय का साधन बतलाया और आर्थिक समानता को न्याय का आधार माना। प्रोद्धा परंपरागत न्याय की सभी मान्यताओं को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करता है तथा नए मूल्यों की स्थापना करता है। मार्क्सवादी विचारधारा के विकास ने न्याय की धारणा में वास्तविक परिवर्तन लाया। मार्क्स और लॉस्की ने पूंजीवादी सभ्यता की कटु आलोचना की और उसमें निहित अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध किया। मानव समाज में न्याय की स्थापना के लिए उसने सर्वहारा क्रांति का आह्वान किया। लॉस्की के शब्दों में गहराई में जिस मुक्त मनोभाव से वह मार्क्स प्रेरित हुआ वह न्याय के लिए मनोभाव था। लिंडसे ने भी कहा है उसका मौलिक मनोभाव न्याय के लिए मनोभाव है। इसी प्रकार मार्क्सवाद का एक प्रमुख टीकाकार ने भी कहा है कि न्याय मार्क्स की मुख्य रचना कैपिटल का नैतिक सार है। तात्पर्य यह है कि मार्क्स ने न्याय की स्थापना एक नैतिक लक्ष्य के रूप में देखा। वह ऐसी व्यवस्था की कल्पना करता था जहाँ शक्तिशाली वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग का शोषण न हो और सभी को आवश्यकतानुसार वेतन मिले। उसका आदर्श समाज राज्यविहीन सच्चा प्रजातंत्र होगा जिसमें सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के पूर्ण स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगी। किसी प्रकार का बात या दमन नहीं रहेगा। मार्क्स के आर्थिक न्याय की अवधारणा का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। साम्यवादी देशों ने बड़े पैमाने पर इसे व्यवहारिक रूप दिया। आज प्रत्येक साम्यवादी देश नागरिकों को काम की गारंटी देता है और काम के अनुसार वेतन देता है। समाज में पूर्ण सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता कायम की गई है। हर सामाजिक संस्थान व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों पर जोर 20वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों के भी न्याय की आधुनिक धारणा को स्थापित करने का प्रयास किया है। वे न तो पूंजीवाद में विश्वास करते और न साम्यवाद में, बल्कि सार्वजनिक लोक कल्याण उनका अधिक से अधिक विकास हो सके, इसी मूल्य को स्थापित करने के लिए संपत्ति के वितरण का आधार न्याय है। न्याय का सिद्धांत सामाजिक कल्याण व व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक व्यवस्था व व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि व्यक्ति समाज में रहते हुए अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार अपने हितों की प्राप्ति कर सके। सालमन के अनुसार न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका भार प्रदान किया जाए। बार्कर के शब्दों में राज्य का लक्ष्य उन बाह्य परिस्थितियों या अवसरों को जुटाना है जिनके बिना किसी भी नागरिक की क्षमताओं का विकास नहीं हो सकता और ऐसे लक्ष्यों को हम न्याय कहेंगे। थोड़े में समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना तथा व्यक्ति और व्यक्ति के लिए एवं व्यक्ति तथा समूह के बीच समन्वय स्थापित करना न्याय है। न्याय एक गतिशील अवधारणा है। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। इसके विभिन्न पक्ष हैं, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह समाज में व्यक्ति के लिए उतनी ही जरूरी है
जितना कि शरीर के लिए अच्छा स्वास्थ्य। यह सभी व्यक्तियों और सामाजिक मूल्यों का आधार और समन्वय करता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।